और देखो इस शिफ्ट में मैंने वो सवाल सारे लिए हैं जो थोड़े अच्छे थे और जो ऐसा लगता है हाँ आगे आ सकते हैं। तो ऐसा है कि ज्यादा कोई टफ सवाल तो पूछे नहीं गए, तो हर तरीके के सवाल इसमें आपको मिलेंगे, तो आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। देखो पहला सवाल है, कह रहा एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो 13 पारियों के तो सबको मिलाकर 3 की वृद्धि हुई, यानी कि 39 की वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? 96 माइनस का कर देंगे, यानी कि 16 से 9 चला गया तो कितना बचा? 7 बचा। और फिर यहां से 8 से 3 गया 5। ये पहले का एवरेज रहा है। वो ये कह रहा था 13 पारियों के बाद क्या हो रहा होगा, यानी कि एवरेज बढ़ गया था ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो देखो 12 का एवरेज कितना था? x था। 13 का एवरेज कितना हो गया? x प्लस का 3 हो गया। कहने का मतलब यही हुआ। अब 13वें पारी के हमें रन दिए गए थे, यानी कि अगर हम निकालते 13 x प्लस का 39 और माइनस का 12x कर देते, भाई इनका हमने सब निकाल लिया, तो बराबर क्या हो जाता? 96 हो जाता। इनका डिफरेंस क्या हो गया? x हो गया। 96 माइनस का 39, 16 से 9 गया 7, 57। देखो यही चीज बन गई आके। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4, 5, 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर दी गई थी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो कैलकुलेशन के लिए सब लोग बोलते रहते कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन यहीं पर काम आती है कि आपको इसका प्रोसेस अगर पता है फिर भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब रह गया? आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 4% का मतलब क्या हो गया? 1/25। 5 का मतलब हो गया 1/20। 3 का हो गया 6% का मतलब 2 3 6, 2 5 10, यानी कि पहली कंडीशन में 25 से 26 हुई, फिर 20 से 21 हुई, फिर 50 से 53 हुई। तो यहां पर करेंगे तो ये 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। अब तो कुछ कटना नहीं है, तो 25 पंजे 125 हो गया, 0 2 आ गए। यहाँ पर करेंगे 21 3 63 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। 21 पंजे 105, 105 में 6 अगर जोड़ेंगे तो 111 हो गया। 13 का गुणा करेंगे, 13 3 39 हो गया, 13 एकम 13 और 3 16 हो गया, 13 एकम 13 1 14 हो गया, और ये आ गया। यानी कि जब हमारा प्रिंसिपल ये था तो अमाउंट ये बना आके, हमें निकालना क्या था? हमें ब्याज निकालना था, यानी कि 125,000 बराबर दिया गया था 15,000। इंटू में करेंगे तो यहाँ पर कितना ब्याज आया? 9, 6 और 14 से 5 गया तो 9, 3 से 2 गया 1, यानी कि 1969 का हमें ब्याज मिला है। तो यहाँ पर देखो अगर किसी की डिविजिबिलिटी दिख रही है तब तो ठीक है, नहीं दिख रही तो पूरा हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो 0 से 0 चला गया, 25 छक्का 150 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। अब कटना तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करो, 2 का गुणा इधर कर लो, 2 का इधर कर लो, 6 दूनी 12 बन गया। अब डायरेक्ट 12 का गुणा कर लो। ऑप्शन देखते रहना, जहां पर लास्ट में नंबर मिल जाएंगे वहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 12 ने में 108 हो गया, हासिल लगा 10, 12 छंग 72 और 10 कितना हो गया? 72 और 10 82 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया। 28 मिल गया, देखो आंसर आ गया। बाकी आगे करना तो कर सकते हैं भाई। 12 ने में 108 और 8 जोड़ देंगे तो 116, हासिल लगा 11, तो 12 एकम 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा। 5 दूनी 10 था, 1 के बाद पॉइंट लगा दो। अगला सवाल, श्री कालरा ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए इतने ऋण पर लिए। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो 2 वर्ष 3 माह के बाद उन्हें ऋण चुकता करने के लिए कितनी धनराशि कमानी होगी? अब ये सवाल क्यों लिया है? ये भी पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था आपका सवाल। अब उसने 135,000 यानी कि काला जी जो भी थी उन्होंने इतने रुपए उधार लिए। अब 2 वर्ष की बात कर रहा था, 3 माह की, यानी कि यहाँ पर 1 और 1 वर्ष हो गया, यहाँ पर महीने की बात हो गई, यानी कि इसके लिए रेट तो 12% रही, इसके लिए भी 12% रही, यानी कि 12 महीने की रेट 12 है तो 3 महीने की रेट 3% हो गई। समझ में आ गई बात? अब इसमें देखो जो अभी पिछला किया सवाल उसी तरीके से ये भी बन गया। कह रहा था 12% का मतलब हो गया 4 3 12, 4 दूनिया 4 पंजे 20, यानी कि 3/25 हो गया। इसका मतलब 3/100 हो गया, तो 25 से 28 हो गया, इधर भी 25 से 28 हो गया, इधर हो गया 100 से 103 हो गया। अब कैलकुलेशन की बात यहाँ पर भी आ गई, 625 00 हो गया। इधर करेंगे तो 784 कट जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं काटा है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 100 प्लस का 3 हो गया, यानी कि 78400। 3 चौकू 12 हो गया, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 हो गया, हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया। तो 2
5, 4 3 7, 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 8 हो गया। यानी कि जब प्रिंसिपल इतना था तो हमारे पास इतना अमाउंट बना, यानी कि 135 यहाँ पर लिख ले, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, 000, ये था 62500 और गुणा करना पड़ेगा 80752, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर ठीक है, यहाँ से ये 0 चला गया, इधर करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 हो गया, इधर करेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, 10 बचा, 25 चौकू 100 हो गया। इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें भी 4 का कर दो। पॉइंट अब कितने के बाद आएगा भाई, नीचे तो 100 बन गया, ये तो कंफर्म हो गया, पॉइंट आएगा 2 नंबर के बाद, यानी कि एक ऑप्शन ये चला गया, क्योंकि ये एक ही के बाद तो पॉइंट है, 0 का तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, अगर 54 लिखा है तो 50 गुणे में 4 कर लेते, तो 5 चौकू 20 कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 200, 2 का गुणा करना, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। हमने यहाँ पर नंबर छोड़ दिए हैं, फिर भी वो 16 के पास पहुंच गया, तो ये तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता था आंसर। बस आपको ये करना जब करना कब है, जब पहले गो में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद करने हैं, लेकिन करना जरूर है, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगला सवाल, 2 व्यक्ति क्रम से 77 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम हो पाए। देखो न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हो गया, एलसीएम की बात कर रहा है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 77 और 88 का हमें एलसीएम देखना था, कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल देखना था, तो 6 6 12 ये हो रहा है, 9 8 17 ये भी हो रहा है, फिर यहाँ पर करेंगे तो ये तो नहीं होगा, 8 8 16 ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन मिले। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो नंबर है एलसीएम 11 आ गया, गुणे में 7 गुणे में 8, ये टोटल हमारे पास एलसीएम बनेगा जाके, तो 8 7 56 हो गया, गुणे में 11 कर देंगे, तो इनका गुणा करेंगे भाई 6 और 6 5 11 और 6, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक मोटर नाव किसी चाल से यात्रा करते हुए धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करती है। उसी चाल से वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर 7 घंटे में तय करती है, धारा की चाल क्या होगी। देखो ये सवाल ऐसा होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना तो इससे घबरा जाएंगे कैलकुलेशन में कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस प्रॉपर करना, ठीक है। तो देखो ये प्रतिकूल जा रही थी, ये अनुकूल, अनुकूल वाला साइन हमने देखो ये बनाया है, और ये प्रतिकूल वाला, तो इधर 28 हो गया, यहाँ पर ये प्रतिकूल था यानी कि 16 हो गया, अनुकूल में 30 हो गया। अब कह रहा था यहाँ पर 11 घंटे लग रहे थे उसे, यहाँ पर 7 घंटे। अब इनमें से किसी एक को हम कर लेते हैं बराबर, किसी एक को भी जो सबसे आसान लगे, तो हमें तो ये आसान लग रहा है, लेकिन धारा की चाल पूछी, हाँ ठीक है हमें दोनों ही निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 3 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, तो माइनस करने पर भाई ये तो कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। अब बचा क्या, प्रतिकूल वाला बचा, ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो यहाँ पर किया 28 दिया 84 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया, डिफरेंस किया तो 0, 8 से 6 गया 2 आ गया, इधर किया 11 दिया 33 हो गया, इधर 7 चौक 28 हो गया, यानी कि डिफरेंस किया तो कितना आ गया 5, यानी कि वो धारा के विपरीत जा रहा है 20 किलोमीटर, कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे। अब यहाँ से कोई भी एक निकाल लो, जैसे 16 किलोमीटर अगर हम निकालते तो 5 बटे में 20 गुणे में 16 हो जाता, यानी कि 5 चौकू 20 4 चौकू 16, यानी कि 4 घंटे लगते उसे विपरीत जाने में, यानी कि हमने दूसरे पर काम किया। देखो अब कहने का मतलब हो गया 16 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, टोटल लग रहे थे उसको 7 घंटे। हमने क्वेश्चन से निकाल लिया कि 16 विपरीत जाने में उसे कितना लग रहा था 4 घंटे, टोटल 7 थे, तो यहाँ पर 3 लगेगा। अब ये दिशा में जा रहे हैं और ये लिखा है डिस्टेंस और ये लिखा है टाइम, तो स्पीड क्या आ जाएगी, यानी कि स्पीड का मतलब a प्लस का b आ जाएगा, तो 10 आ गई। यहाँ से निकालेंगे तो a माइनस का b कितना आ जाएगा 16 बटे में 4, 4 चौकू 16 आ गई स्पीड। अब हमें धारा की चाहिए थी, दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस का 4 बटे में 2, यानी कि आंसर आ गया हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सवाल पे प्रैक्टिस करना तभी अच्छे से बन पाएगा और बहुत जल्दी हो जाता है। भाई ये सब गुणा करके हम दिखा रहे हैं आपको ना, हमें नहीं दिखाना था, हम अगर करते, इतनी प्रैक्टिस है तो ये तो हम समझ गए थे कि इसमें 3 का गुणा हो रहा है, तो हम ये वाला टर्म लिखते, ये वाले डायरेक्ट, ये वाले टर्म, ये वाला हम बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो ये आएगा तभी प्रैक्टिस में। स्टार्टिंग में देखो हम भी ऐसे ही लिख के करते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस ज्यादा होती गई, उस हिसाब से चीजें आपकी कम होती जाएंगी, यानी कि स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी है। अगला सवाल,
रमेश ने इतने में एक बैग खरीदा, उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना की, बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 15% का मतलब हो गया 5 तियां 15, 5 दूनी 10। ये सवाल देखो इसलिए लिया है जल्दबाजी में पढ़कर गलत ना कर लो, ठीक है। ये भी ध्यान रखो कि कहाँ क्या बोला गया, विक्रय मूल्य पर गणना कह रहा है कि क्रय मूल्य पे कह रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, यानी कि 20 माइनस का 3 करेंगे तो 17 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 17 का मान हमें दिया गया था 1275, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया था यानी कि 20 का मान। तो यहां से करेंगे 17 सत्ते 119, 17 पे ना 85, 75 दूनी 150, 1500 आंसर। अगला सवाल, एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से इतने की दवाएं खरीदी, वह दवा का 2/5 भाग 35% की हानि पर बेचता है, उसे शेष दवाइयां किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। तो देखो 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग ये हो गया, तो बचा कितना 3/5 भाग हो गया, यानी कि पहले भाग पर 35% का लॉस हो रहा था, दूसरे भाग का हमें निकालना है और ओवरऑल पे 0%। इनका रेशियो क्या हो गया 2:3, इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 35 हो गया, 3 बराबर में 35 है तो 2 बराबर में 70/3 हो गया। एलिगेशन में आपको एक चीज पता है, क्या पता है भाई, कि अगर बीच वाले टर्म से एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, यानी कि ये मान क्या होगा 0 प्लस का 70/3 होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 23 से 1/3%। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए सी से 2 गुना अच्छा काम करता है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस बी कर रहा था 10 दिन में, बी प्लस सी कर रहा था 15 दिन में। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 30 आ गया, तो 10 तियां 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। इफिशियंसी अगर देखते ए प्लस बी, बी प्लस सी कितनी आ गई, 3 और 2 आ गई, क्या आ गई इफिशियंसी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था ए सी से 2 गुना अच्छा है, यानी कि इनका ये आना चाहिए। हम अगर इनका डिफरेंस करते तो कितना आ रहा 1 आ रहा, इनका डिफरेंस करते यहाँ पर भी 1 आ रहा। भाई डिफरेंस करने का मतलब है ए प्लस बी माइनस का बी माइनस का सी करोगे तो ये कैंसिल आउट, ए माइनस सी कितना आ रहा था 1 आ रहा था, यानी कि सब कुछ सेटिस्फाइड है। अगर नहीं होता तो इधर उधर गुणा करके हमें मैनेज करना पड़ता, यानी कि जो भी ये एफिशिएंसी दी गई थी वो एक्यूरेट दी गई थी। यानी कि अगर a प्लस बी बराबर में 3 है तो a की अगर 2 है तो b की 1 एफिशिएंसी होगी। टोटल काम 30 था, बटे में 1 है, कितने दिन में करेगा 30 दिन में। अगला सवाल, सम ऑरेंजेस वर परचेस्ड एट 150 पर 100, यानी कि 150, यानी कि 100 खरीदे गए 150 में, सोल्ड एट 24 पर डजन, यानी कि 12 बेचे गए हैं वो कितने 24 रुपए पे, ठीक है। तो इट गेव अ गेन 1000 रुपीज, हाउ मेनी ऑरेंजेस वर परचेस्ड। देखो 150 में 100 की बात हो रहा था, यहाँ पर 24 में देखो 24 12, यानी कि अगर एक का करते तो 2 हो जाता, हमें यहाँ पर 100 खरीदे, हम 100 ही बेचते तो कितने हो जाते 200 रुपए के, यानी कि 100 की चीज इतने में हमने कर लिया। हमारे हिसाब से भाई प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपए का, यानी कि 50 का मान दिया गया था हमें 1000, हमें से पूछा गया कितने खरीदे थे भाई 100 खरीदे थे, यानी कि क्या गुना हो रहा था 2 गुना खरीदे, यानी कि आंसर हो गया कितना 2000। अगला सवाल, शुद्ध दूध वाले एक पात्र में 35% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो भी स्टार्टिंग की क्वांटिटी होती है 1 माइनस का जितना भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है टोटल क्वांटिटी अपॉन में हो जाती है, और जितनी बार प्रक्रिया की जाती है वो पावर में है, और बचता क्या है जो स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी हम लिखते हैं वही रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर बचती है उसी चीज की। तो हम यहाँ पर किस पर काम कर रहे हैं भाई, मिल्क पर बात चल रही थी, हमने मान लिया कि टोटल 100 था, कह रहा था 35% दूध निकाला जाता है, यानी कि 35 निकाला गया किसमें से 100 में से, कह रहा था इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, यानी कि 3 पावर में आ गई, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 100 गुणे में 20 से 7 चला जाएगा तो 13 बटे में 20 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते तो 100 गुणे में 13 की क्यूब, देखो अब क्या आ गई कैलकुलेशन आ गई, इसलिए जो क्यूब शेयर की है वो करते रहो आप जब तक आपको चीजें याद ना हो जाएं। तो 2197 बटे में हो गया 8000, यानी कि 2 जीरो चले,
अब ये क्या आ गई, ये रिमेनिंग क्वांटिटी आ गई मिल्क की। तो पूछ रहा था तीसरी प्रक्रिया के अंत में शुद्ध दूध की शुद्धता कितनी है। अब एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में कितना था मटेरियल, 100 था, तभी तो मान के चले लास्ट में भी 100 ही रहा होगा, क्योंकि जितना निकाल रहे उतना डाल रहे हैं भाई पानी। तो यानी कि ये तो मिल्क की शुद्धता पूछ रहा, तो 2197 बटे में 80 और फिर बटे में 100, बटे में 100 इसलिए क्योंकि हमें इसी पर तो निकालना कितना परसेंटेज हो जाएगा, 100 कर देंगे, 0 से 0 चला गया। अब कुछ कटना तो है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेके कर लेते हैं। 3 किया गुणे 0 7, यहाँ पर भी 7 यूनिट डिजिट, यहाँ पर भी 7 बना रहा है, यहाँ पर 1 बना रहा है, यहाँ पर करेंगे तो ये भी नहीं बना रहा है, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि 27 जा रहा है कि 23 जा रहा है। तो ऐसा करते हैं 8 से ही भाग कर लें, यानी कि 8 दूनी 16 हो गया, बचा 5 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 27 मिल गया, हमारा काम हो गया बस। अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर बैठ के 27 का गुणा कर रहे फिर कर रहे, नहीं, क्या मतलब है उनसे, उन सब चीजों का। अगला सवाल, क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,50,000 की धनराशि पर अर्जित ब्याज में अंतर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या चीज हो गई, देखो अर्धवार्षिक की बात कर रहा था, यानी कि रेट हमारी 4% हो गई। अब कह रहा था वार्षिक और अर्धवार्षिक में अंतर, यानी कि 1 साल में ही करना है, यानी कि 1 साल में 6-6 महीने की 2 स्लैब बन रही, या तो इससे कर लो, यानी कि हमें कुल मिलाकर 2 साल का डिफरेंस की बात कर रहा है भाई। 1 साल में वो कह रहा है सवाल वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक लगा दिया, इसलिए 6-6 महीने की 2 स्लैब, तो अल्टीमेटली 2 साल का डिफरेंस की बात कर रहा है। तो डी बराबर में पी आर अपॉन में 100 होता है 2 साल का डिफरेंस, पावर में 2। तो डिफरेंस हमें तो निकालना था, पी का मान कितना हो गया 15000 इंटू में 4 गुणे में 4 बटे में 100 गुणे में 100, तो 2 जीरो चले गए, 2 जीरो चले गए, 4 चौकू 16 पंजे 80 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24 आंसर। अगला सवाल, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। भाई देखो, एक बार वो दिशा में जा रहा होगा, एक बार विपरीत में जा रहा होगा, यानी कि अगर वो दिशा में जाता तो क्या होती, चालें हमारी जुड़ जाती, यानी कि 9 3 12.5 हो गया। स्पीड का रेशियो लिख रहे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी तो कांस्टेंट हो गई, जितना जा रहे उतना वापस आ रहे। अगर वो विपरीत में जा रहे तो क्या होता, घट जाता, तो 9 से 4 गया तो 5 बचा, 5.5 हो गया, यानी कि 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया और 5 25 हो गया। ये तो स्पीड को हो गया। अगर हम टाइम का रेशियो लिखते तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता, टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। हमारे हिसाब से तो इतना आया, लेकिन टोटल अगर जोड़ते तो 6 हो गया, 2 1 3 36, क्वेश्चन में 3 दिया गया था। हमें क्या पूछा गया था, ए और बी के बीच की दूरी पूछी गई थी। तो ऐसा करते हैं 11 बराबर निकाल लेते हैं, यानी कि 11 बराबर जब हम निकालेंगे तो 3 बटे में 36 गुणे में 11, ये टाइम आ गया कब, जब हम धारा की दिशा में जा रहे थे, तो उसके लिए ये क्या आ गया, ये टाइम निकल के आ गया। स्पीड हमें पता थी 12.5 गुणे में 3 बटे में 36 गुणे में 11, ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये 0 आ जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 5 5 2 7 2 1 3 1 बटे में 120 हो गया, तो 12 एकम 12 हो गया, बचा 1 हो गया, फिर 12 एकम 12 हो गया, 5 बच गया, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 114 समथिंग आ रहा, कहीं आंसर लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से करना, पॉइंट पे ध्यान मत देना, वो अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता है तब तक हम एग्जैक्ट करते भी नहीं, अगर ऑप्शन चाहेगा तो जरूर एग्जैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं, पहले में 80% दूध और बाकी पानी है, दूसरे में 50% दूध है, उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात इतना हो। अब यहाँ पर देखो दूध कितना है, 2 बटे में 3 कर देंगे गुणे में 100, यानी कि इतना परसेंट हो गया, इसमें समझ में आ गई। तो एक में 80% था, दूसरे में 50% था और इसमें 200 बटे में 3% हो गया पूरे फाइनल में। तो यहाँ पर 8 3 24 यानी कि 40 बटे 3 हो गया, यहाँ पर 50 बटे में 3 हो गया। भाई डिफरेंस कर लिया हमने, तो ये रेशियो हमें पता लग गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 5:4 आया। यानी कि जो मिक्सचर हमें पता करना था वो कितने लीटर था, 9 लीटर था, और हमारे हिसाब से जो रेशियो आया वो भी 9 आया, 9 बराबर में 9। और क्या पूछा गया था हमसे, तो यही तो हो गया, ये वाला मिलाना चाहिए 5 और ये वाला मिलाना चाहिए 4, 5 और 4 एग्जैक्ट आ गए।
या फिर यहाँ पर 9 बराबर 18 दिया होता तो हम 2 गुना कर लेते। अगला सवाल, एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल इतने और प्रतिकूल इतने दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल इतनी और प्रतिकूल इतनी जाता है तो नाविक को 6.5 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल कितनी होगी? देखो ये सवाल आप एक बार करवा चुके थे, लेकिन दोबारा इसलिए लिया, अब ये मुझे भेजा 2 लोगों ने, एटलीस्ट शायद मुझे याद है जहां तक 2 लोगों ने तो भेजा ही था। यहाँ पर 6.5 घंटे नहीं पढ़ रहे थे, वो केवल 6 घंटे पढ़ रहे थे कि ये सवाल हो ही नहीं रहा था जैसे बता रहे। तो ये चीज आप सही से पढ़ा करो, नहीं तो फिर क्या फायदा, क्वेश्चन आप पेपर में करते रहोगे फिर कहोगे पेपर टफ आया। तो ऐसे ही होता है कि चीजें आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं, तो वो समझ तभी पाओगे जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुकूल 24 प्रतिकूल 36 हो गया। इसमें लग रहा था 6.5 घंटे, यानी कि 6 प्लस का 1 बटे में यानी कि 30 मिनट हो गया। 6.5 घंटे यानी कि 30 मिनट, 30 बटे में 60 कर देंगे तो 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 6 दूनी 12, 13 बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पर किसी को भी बराबर कर लो, जैसे हम पिछले सवाल में अभी कर चुके हैं। तो अगर हम इसमें कर लेते हैं 24 तियां 72 और 36 दूनी 72, इसमें 2 का गुणा, इसमें कर लेते 3 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, इसमें कर लेते 3 का, इसमें 2 का। इसलिए किया क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। बाकी आप हर तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तरीका एक ही जगह लगेगा। 36 तियां 108 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 0 बच गया, 10 से 4 गया, 6 बच गया। वो भी ये दिशा वाला आया, ये चीज ध्यान रखना, ये भूल गए तो फिर दिक्कत होगी कि विपरीत वाला निकल के आ रहा है कि दिशा वाला आ रहा है। यहाँ पर करेंगे 6 तियां 18 हो गया, इधर करेंगे ये 13 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया 5 का, यानी कि दिशा में 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लग रहे। अब यहाँ पर कोई भी एक निकाल लो, 24 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5 बटे में 12 सॉरी 60 गुणे में 24, तो 12 पंजे 60, यानी कि 2 घंटे लग रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर उसे कितना टाइम लग रहा, 2 घंटे। यानी कि ये 24 हो गया, ये सॉरी ये विपरीत का साइन, यहाँ पर इस वाले से हमने सॉल्व किया है, ये 36 हो गया। इसमें लग रहे थे 2 घंटे, टोटल लग रहे थे 13 बटे में 2 घंटे, यानी कि घटा देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 9 बटे में 2 घंटे लगे, यानी कि ये टाइम आ गया निकल के। ठीक है, तो हम स्पीड निकालेंगे यानी कि a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 बटे में 2 यानी कि 12 हो गया। a माइनस का b निकालेंगे तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 हो गया। हमें धारा की चाल चाहिए थी, यानी कि b बराबर दोनों का डिफरेंस 2 का भाग 12 से 8 गया 4 बटे में 2, आंसर क्या आ गया। अगला सवाल, एक कॉलेज विद्यार्थी अपने पॉकेट मनी का इतना खर्च करता है, पॉकेट मनी 20% की वृद्धि होने पर उसे खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है, बचत में कितनी वृद्धि होगी। अब ये देखो हम लोगों से थोड़ा रिलेट करता है, पापा कभी खुश हो जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा भेज देते हैं तो वृद्धि हो जाती है। इस टाइप का सवाल आने की संभावना है, क्योंकि जनरली अभी सभी पेपरों में ये पूछा गया तो आगे आ सकता है। अब देखो 75% खर्च करता है, यानी कि 100 है अगर उसकी तो 75 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी हो गई 25, ये सेविंग हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपकी इनकम हो गई, यानी कि 25 चौकू 100, 25 तियां 75, 25 से कम 25, 20% की वृद्धि हो गई भाई उसकी इनकम में। इनकम ही लेंगे ना भाई, जो मनी मिलती है वो इनकम ही होती है एक तरीके से। अब खर्च में क्या हुआ, 15% की वृद्धि हो गई। हमसे इसका पूछा था, इसका गुणा करेंगे 20 चौकू 80, 15 तियां 45, ये एक्स हो गया क्योंकि 1 में गुणा एक्स का ये, इसको प्लस इसके बराबर कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 35%। प्लस का आया इसलिए जो वृद्धि हो रही वो आएगा, माइनस आता तो लॉस का होगा। अगला सवाल, पी क्यू आर की आय 9, 15, 10 के अनुपात में है और उनकी बचत इस अनुपात में है। यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है तो पी क्यू आर के व्यय का अनुपात क्या होगा। देखो कह रहा था आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, आय कितनी है, इसमें सब में कर लेते हैं हम एक्स का गुणा। ठीक है, आय उसकी 10x है, इसका 60% वो खर्च करता है, यानी कि वो बचा कितना रहा है, 60% खर्च करके 40% बचा रहा है, तो बराबर में ये बचत उसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 12y मान लें इसे, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि x अपॉन में y बराबर क्या, अपॉन में y बराबर 3 बटे में 1 आ गया हमारे पास। कह रहा था पी क्यू आर के व्यय का अनुपात क्या होगा। तो देखो पी क्यू आर 9x, 15x और 10x, यहाँ पर हो गया 10x, 15x और ये हो गया 12x, देख रहे हो x लिख रहे हैं, यहाँ पर बाई होगा क्योंकि हमने दूसरी कंडीशन में सबको क्या माना था, ये बाई माना था, तभी तो 12y लिख लिया, नहीं तो कैसे लिख लेते।
अब देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले हमारा कहाँ से आसान पड़ रहा है। देखो यहाँ पर दो जगह 17, दो जगह 18 है, यहाँ पर एक 18 17 30 है दो जगह, यानी कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हटा दो। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 18 17, यानी दोनों में से किसी पर भी काम कर लो। तो देखो 15x का मतलब हो गया 15 गुणे में 3, और इधर हो गया 15 गुणे में 1 हो गया, यानी कि 3 से 1 गया तो 15 गुणे में 2, यानी कि 30 आ गया। 30 आ गया तो यानी कि ये वाला ऑप्शन चला गया, ये चला गया, यही दो ऑप्शन बचे। अब इनमें से देख लो, यानी कि 10x का मतलब हो गया 10 गुणे में 3 और 12 गुणे में 1 हो गया, यानी कि 30 और 12 का डिफरेंस 18 आ जाएगा। आंसर आ गया 30:18 वाला। अगला सवाल, एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में इतने की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 की कमी आ गई। मेस का मूल व्यय क्या था? अब एक चीज बताओ, 15 जो लोग आए हैं उनकी वजह से कितना गड़बड़ हुआ? 240 एक गड़बड़ हो गया। 5 की कमी आ गई, लेकिन लोग कितने हो गए थे? टोटल हो गए थे 90 लोग, यानी कि टोटल 90 लोगों में 5 की कमी आई, यानी कि 15 की वजह से टोटल ये गड़बड़ हुआ। टोटल पैसा हमने निकाल लिया, हमें कम ज्यादा से मतलब नहीं, 15 की वजह से कितना क्या पैसा इधर उधर हो रहा है वो हमने निकाला है। यानी कि यहाँ पर करेंगे तो ये 5 ने 45 450 जोड़ देंगे तो 0 5 4 9 4 2 6 हो गया। अब हमें टोटल का निकालना था, यानी कि 75 का मान, तो यहाँ पर 5 गुना हो रहा था, इसका भी 5 गुना कर दो तो 0 5 ने 45 5 छक्के 30 और 4 34 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी थी, उसका मासिक व्यय इतना था, अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि और उनके व्यय में 40% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल इस टाइप का करके आए हैं अभी पीछे, लेकिन उसमें परसेंटेज में लिखा था, यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, तो ये हटा देंगे। 3 छक्का 9 दूनी 18 कर लो, 9 तियां 27, यानी कि इनकम उसकी 3 है, एक्सपेंडिचर उसका 2 है, तो सेविंग कितनी हो गई? 1 हो गई। व्यय में कितना हो गया? 14% की वृद्धि, आय में 28% की वृद्धि। इसका हमसे पूछा था एक्स, 28 या 84 हो गया, 14 दूनी 28 प्लस का एक्स, ये बराबर कर दो। 14 से 8 गया 6, 7 से 2 गया 5, 56% आंसर आ गया। तो इसी तरीके से करना, आपको बहुत जल्दी आंसर आएगा। अगला सवाल, एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिकों के लिए एक सप्ताह के कार्य के समय को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर देता है। प्रति घंटा भुगतान की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि बताना है। अब देखो हमने ये मान लिया कि 48 है, यहाँ पर 36 है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि कितना क्या कमी ज्यादा हो रही है। तो हमने मान लिया वो इतने पैसे देता था टोटल, ठीक है, पहले वो इतने पैसे दे रहा था, बाद में भी सेम पैसे दे रहा था, यानी कि ये रुपए हो गए हमारे हिसाब से। लेकिन पहले ये 48 के देता था, 48 घंटे के, लेकिन अब यही रुपए वो 36 घंटे के देता है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, पहले 36 अब 48, यानी कि 12 तियां 36 12 चौक 48, कितने की वृद्धि? 1 की, किस पर? 3 पर, गुणे में 100, यानी कि आंसर आ गया 33 से 1/3%। अगला सवाल, एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष एक महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है, तो यही काम इतने दिनों में पूरा हो जाता है। एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखो पहली कंडीशन में क्या था, जो काम कर रहा था एक पुरुष, यदि पुरुष पहले दिन काम करेगा, पुरुष फिर महिला, 15 दिन काम हो रहा था, यानी कि 7 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, फिर एक दिन पुरुष ने किया। दूसरी कंडीशन में पहले महिला कर रही थी, बाद में पुरुष कर रहा था, लेकिन 14.5 दिन, यानी कि 7 दिन दोनों ने किया, लेकिन इसने क्या किया? 0.5 डेज एक्स्ट्रा लिया। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर लिखते पी का और एम का, इनका एक दिन का काम, इनका 0.5, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया हमारा टाइम का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी एक से क्या करते हैं? टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ये ले लेते हैं टोटल वर्क, यानी कि 7 गुणे में 1 प्लस का 1 गुणे में 1 प्लस में 7 गुणे में 2, यानी कि 7 दूनी 14, 14 और 7 21 और 1 22, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? 22 आ गया। अब ये 22 काम करना कितना किसको है? पुरुष को, तो 1 से भाग कर देंगे, आंसर आ गया 22 डेज। अगला सवाल, पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 6 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले पहले चौथे 7वें दिन काम करना शुरू करता है, क्यू अकेले दूसरे 5वें 8वें दिन, आर अकेले तीसरे 6ठे और 9वें दिन काम करना शुरू करता है।
पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है, पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ। अब ये सवाल इसलिए लिया, इसकी थोड़ी भाषा अटपटी सी है, अगर आपने एक भी बार किया नहीं होगा तो जरूर आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए इस पर हमने ये क्वेश्चन लिया है। 6, 12 और 15 हो गया, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो गया, इसकी 10 इफिशियंसी, इसकी 5 और इसकी 4 हो गई। तो पी था और यहाँ पर कौन था भाई, पी, हाँ ठीक है चलो, पी क्या कर रहा था, पहले दिन चौथे दिन कर रहा था, और कौन था, पहले चौथे और 7वें दिन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के लिए हम देखते हैं, किसका देखते हैं भाई, क्यू का आ गया। क्यू कर रहा था दूसरे दिन और 5वें दिन और फिर 8वें दिन। फिर तीसरी कंडीशन में भाई किसके लिए हम पहुंच गए, तीसरी कंडीशन में आर आ जाएगा। आर कर रहा था तीसरे दिन, छठे दिन और 9वें दिन। अब अगर इस सवाल पे आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर, ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरीके से सीरीज चलती है। यानी कि 3 इनकी इफिशियंसी लिखते हैं, यानी कि अगर इफिशियंसी लिखेंगे तो क्यू की कितनी, पी की कितनी थी, 10, 5 और 4, यानी कि 10, 5, 15, 4, 19 काम हो रहा था कितने दिन में, 3 डेज में। हमें 60 के पास पहुंचना, टोटल वर्क तो यही है, तो 19 यहाँ क्या होता है, 19 यहाँ 57 होता है, तो वहीं से हम कर लेते हैं, गुणे में 3 यानी कि 57 पे, यहाँ पर गुणे में 3 कर देंगे तो 9 दिन में कितना काम हो गया, 57। काम बचा कितना, 60 माइनस का 57 यानी कि 3 हो गया। तो यानी कि 9 प्लस का ये 3 काम कौन करेगा, फिर से पी का नंबर आ जाएगा, 3/10 हो गया, यानी कि 9 सही 3/10 आंसर। अगला सवाल, विक्रेता द्वारा अपने माल को इतने में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को इतने में बेचने पर होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर अगर सीपी है तो अगर इसमें कुछ 3200 में बेचा गया होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, इसको 3000 में बेचा गया, यहाँ पर अलग प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो कह रहा था जो 3200 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने वाले होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। यानी कि यहाँ पर 5 है तो ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब अगर इसमें हम देखते तो क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा सीपी प्लस का प्रॉफिट 1, इसमें क्या लिखा होगा, 3000 कर लो, सीपी प्लस का प्रॉफिट 2। यानी कि इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो सीपी से सीपी कैंसिल आउट, डिफरेंस किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। कितना आ रहा था, 200 का, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, यानी कि यही तो 2 बराबर 200 दिया था, हमें क्रय मूल्य निकालना था। यानी कि यहाँ पर किसी का भी एक का मान निकालो, चाहे 5 का चाहे 7 का, 5 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर तो 100 गुना हो रहा था, इसका भी 100 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 500 हो गया। यानी कि 3000 से यही 500 कम कर दो, आंसर आ गया कितना, 25। अगला सवाल, 7200 की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। अब यहां से सवाल समझने की कोशिश करना, इसने बोला अर्धवार्षिक, यानी कि 1.5 साल में अगर हम देखते 6-6 महीने की क्या स्लैब बनती, 3 स्लैब बनती, क्योंकि भाई इसमें अगर आप देखोगे 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते, तो 6-6 महीने की क्या स्लैब, 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 हो गया। रेट हमारी कितनी हो गई, आधी हो जाएगी, 5%। दूसरी कंडीशन में भी यही चीज थी, टाइम हमारा 3 वर्ष था, रेट हमारी 5% थी। यानी कि कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया था 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। तो डिफरेंस इसका फार्मूला होता है पी आर अपॉन में 100 की पावर में 2 ब्रैकेट में 300 प्लस का आर बटे में 100 बराबर में होता है डिफरेंस। ये याद कर लो, इसीलिए ये सवाल लिया गया है। तो 72000, आर का मान 5 हो गया, 5 गुणे में 5 बटे में 100 गुणे में 100 इंटू में 305 बटे में 100 हो गया, यही हमको निकालना था। तो 3 जीरो हो गए, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो ये 36 हो गया। फिर यहाँ पर 5 आया तो ये 5 दूनी 10 कर लो, ठीक है, और फिर 5 चौको 20 कर लो, इधर 5 छक्का 30, 5 एकम 5, इधर किया तो 4 नेम 36, यानी कि 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, आंसर आ गया 549। अगला सवाल, किसी घन का भार उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि घन का भार वेट है, वो उसके गुणनफल किसके, घनत्व और आयतन के, यानी कि ये घनत्व हो गया, ये डेंसिटी यानी कि आयतन हो गया, बराबर कह रहा पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्वों का अनुपात, यानी कि d1 अपॉन में d2
कितना दिया था, 27/16 दिया गया था। कह रहा था पहले घन का भार दूसरे घन के भार का 4 गुना है, यानी कि W1 W2 ये 4 गुना हो गया। अब यहां से अगर लिखोगे, मान लो W2 लिखना चाहते हो, ये W1 B1 D1 हो गया, W2 ये हो गया B2 और ये हो गया D2। ठीक है, हमसे घन और दूसरे घन के किनारों का अनुपात यानी कि साइड का अनुपात पूछा गया था, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट था, कांस्टेंट से तो अब कोई मतलब नहीं है। अगर इक्वल का साइन लिखते, जैसे W बराबर लिखते तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता, B1 और D1 ये होता, फिर W2 बराबर P लिखते तो ये B2 और D2 हो जाता, तो ये कैंसिल ही आउट हो जाना, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना था। तो W1/W2 कितना दिया गया था, 4/1 बराबर में B1/B2 इंटू में 27/16 दिया गया था। अब यहां से क्या करते हैं भाई, सिंपल करके लिख लेते हैं, यानी कि B1/B2 बराबर में हो गया। आप देखो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 64/27 हो गया। अब B1 और B2 है क्या, वॉल्यूम है किसका, घन का, तो A1/A2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A1/A2 बराबर में क्या हो गया, 4/3 आंसर। अगला सवाल, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है तथा समचतुर्भुज 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई देखो ये रहा हमारा एक वर्ग, ठीक है, समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती, तो इस तरीके से ये बना हुआ है, इनका आधार बिल्कुल सेम हो गया। यहाँ पर कह दिया था ये 45 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी कि ये भी कितना 45 बचा होगा। अगर साइड इसकी ए मान लें तो ये सभी साइडें क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी साइडें बराबर होती है, और उसने बेस क्या बोल दिया था, समान बोल दिया था, तो साइडें तो हो गई। अब एरिया निकालेंगे तो देखो वर्ग का एरिया अगर हम निकालते तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा, 90, तो हम लिखते ए इंटू में साइन 90, ये तो हो गया वर्ग का एरिया। समचतुर्भुज का एरिया लिखते तो यहाँ पर एंगल 45, यानी कि ए इंटू में साइन 45। ये चीज अगर पता तब ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लेना। ये कैंसिल आउट, साइन 90 का मान 1 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, यानी कि आंसर आ गया √2:1। अगला सवाल, ए 62,500 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक दर पर जमा किए तो 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो रेट तो हमारी 4% हो गई, नो डाउट, लेकिन 2 वर्षों में 6 महीने की स्लैब कितनी बनेगी, 4 स्लैब बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारा कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। अब 4 वर्ष के अगर आपको याद है रेट तब तो ठीक है, नहीं याद है तो सिंपल करेंगे भाई। देखो 2 साल का अगर इफेक्टिव रेट निकालते तो क्या लिखते, A+B प्लस का AB/100 लिखते हैं। तो एक बार यहाँ पर देखो 2 साल के लिए इधर कर लेते हैं, 2 साल के लिए इधर, ठीक है। तो 4 + का 4 गुणे में 4/100 हो गया, तो 4 4 8 हो गया, 8.16। इधर भी वही बन जाएगा 8.16। इनमें एक बार फिर से लगा दो, तो 16 दूनी 32 हो गया, 8 8 16 हो गया। डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे, 8.16 इंटू में 8.16/100 हो गया। अब बात आती है कि 816 का स्क्वायर करने की, बस यही तो खेल था इसमें। तो यहाँ पर 816 इंटू में 800 प्लस का 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो 00, 8 छंग 48 हो गया, 8 एकम 8 4 12 हो गया, यहाँ से लगा 1 8 2 64 1 65 हो गया। यहाँ पर 16 छक्का 96, यहाँ से लगा 9 हो गया, 16 एकम 16 और 9, 16 एकम 16 और 9 25 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 16 अट्ठे 128 हो तो 130 हो गया। तो जोड़ेंगे 6 5 8 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया और ये 6 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 2 4 और ये पॉइंट 6 के बाद, तो 2 तो 4 और तो 6 के बाद आएगा, यानी कि 66.32 प्लस का 0.6658 समथिंग आएगा। इनको जोड़ेंगे तो इसको यहाँ तक जोड़ लेते हैं, ठीक है, 0.66 तक, 6 2 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, यानी कि 16.98 आ गया। यानी कि हमारा जो इफेक्टिव ब्याज आया, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 होता तो ब्याज क्या होता, 16.98। तो हमें ये चीज पता लग गई कि 100 का मान हमें दिया गया था 62500, हमें निकालना है 16.98 का मान। भाई चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा था, उसी का मान निकालना था। तो 2 0 तो ये यहाँ से चले गए, इसको लिख क्या सकते थे, 25 गुणे में 25 लिख सकते थे। गुणा कर लेते हैं, या तो ऐसा करो, 0 नहीं काटते हैं, ऐसे कर लो, 25 चौकू 100 कर लिया, यहाँ पर 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, फिर 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 हो गया। अब आसान हो गया, तो इधर करेंगे 25 पंजे 125, हाथ से लगा 12, 25 चौकू 100 तो 112, हाथ से लगा 11, 25 दूनी 50 और 10 60 और 1 61 हो गया, हाथ से लगा
6 हो गया, 25 चौकू 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106, तो 1061 समथिंग कहीं लिखा है, ये लिखा है, आंसर आ गया। तो ये सवाल इसलिए लिया गया है कैलकुलेशन बेस पे। मान लो आपने पेपर में टाइम बचा लिया, कैलकुलेशन से आपको डर लग रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे? टाइम बच ही जाना अगर आपकी स्पीड अच्छी, तो फिर ये तो पता हो कि सवाल हो कैसे रहा है। ठीक है, अगला सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल इतनी है तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जितनी गई उतना वापस आ गई। एक तो धारा की दिशा में जाएगा, एक विपरीत में दिशा में 5 घंटे समय लग रहा था और 8 घंटे, इनका टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो 8 और 5 हो गया। ये दिशा वाला है, यानी कि ये a प्लस बी का मान रहा होगा, ये किसका रहा होगा? a माइनस बी का। आई स्पीड एक बार जुड़ेगी दिशा वाली, एक बार घटेगी। तो अगर इनका हम रेशियो लिखेंगे a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, तो क्या हो गया? 8 बटे में 5, कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो, a अपॉन बी बराबर में 8 5 13, 8 से 5 गया 3 हो गया। इसका मान दिया गया था 6 का गुना 2 गुना, तो इसका मान 2 गुना कर देंगे, आंसर क्या आ गया? 26 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, यदि 10,200 का इतने वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो परिपक्वता के बाद धनराशि क्या होगी? यानी कि हमसे अमाउंट पूछ रहा है। तो देखो 1.5 साल में अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो 1.5 साल में 6 महीने की कैसे स्लैब बनेगी? 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष। रेट हमारी हो गई 4%। अब या तो आपको याद हो रेट 3 साल के लिए क्या बनेगी, या तो आप एक छोटी सी चीज याद कर लो, क्या? 3r इंटू में 3r स्क्वायर और r क्यूब, ये 3 साल का डायरेक्ट आपका क्या निकाल देगी? इफेक्टिव रेट निकाल देगी। तो देखो 4 का क्यूब 64 हो गया, यहाँ पर 4 चौकू 16, 16 तियां 48 हो गया, यहाँ पर 4 तियां 12 हो गया। ये इफेक्टिव रेट आ गई आपकी निकल के। अब हमसे पूछा गया था अमाउंट, तो ये पूरा काम होता किस पर? 100 पर, यानी कि 112.48 हो गया। अब इतने पर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 112.48 अपॉन में 100 हो गया, कैंसिल आउट उसको लिख सकते हैं 17 छक्का 102, 6 का गुणा कर लेंगे, 6 48, हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल लगा 1, 11 छक्का 66 और 1 67 हो गया। गुणे में कर देंगे 17, 17 8 136, हासिल लगा 13, 17 8 136 और 13 जोड़ दिया तो 149, हासिल लगा 14 हो गया। 17 चौकू 68 में 4 जोड़ा, 68 और 4 72 और 10 82, हासिल लगा 8 हो गया। 17 सत्ते 119 में 9 जोड़ दिया, 119 में 8 9 8 17, यानी कि 127, हासिल लगा 12 हो गया। 17 छक्का 102 और 2 जोड़ा तो 104 और 10 114 हो गया, यानी कि 1147 इसमें लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करनी थी। अगला सवाल देखो, मैंने कैलकुलेशन की वजह से भी सवाल लिए हैं जिससे आपको पता रहे कि हाँ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। मैं चाहता इनको स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैंने जरूर लिए। कैलकुलेशन को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसी सवाल तो सभी कर लेते हैं, रैंक उसी से बनेगी, तो वही छोड़ दोगे फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन की बात है वो इन सवालों को छोड़कर भी हो जाएगा, लेकिन रैंक अगर बनानी तो इनको करना पड़ेगा। ठीक है, एक मोटर नाव स्थिर जल में इतनी की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल इतनी है तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में इतने घंटे अधिक समय लेती है। तो एक तरफ की दूरी देखो, दोनों एक तरफ दिशा में जाएंगे तो स्पीडें जुड़ जाएंगी, 12 2 14, विपरीत चलेंगे तो ये 10 हो गया, स्पीड में रेशियो हो गया, टाइम में 10 और 14 हो गया। हमारे हिसाब से डिफरेंस 4 का है, क्वेश्चन में 1.5 हो गया, हमें डिस्टेंस निकालनी, तो 14 गुणे में 10 हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा, यानी कि 140 का मान निकालना था। तो 1.5 अपॉन में 4 इंटू में 140 हो गया, 4 तियां 12, 4 पंजे 20 और 15 पना 75, 15 तियां 45 और 7 52, यानी कि 2.5 आंसर। अगला सवाल, मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कुल लाभ का 10% दान में जाता है। यदि अहम का हिस्सा इतना है तो कुल अर्जित लाभ बताना। देखो टोटल अगर हम प्रॉफिट देखते तो 100% मानते, यानी कि 10% तो दान में चला गया। इन दोनों में बटा कितना? 90% बटा है। अब यहाँ पर देखो 2:3 में बटा होगा प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर अहम का मान दिया गया था, यानी कि 3 बराबर में 4860 दिया गया था, जो कितना गुना हो रहा था? 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, इतना गुना। अब अगर हम निकालते टोटल कितना? 5 गुना, तो 5 में भी इसका गुणा करते, यानी कि ये दोनों का प्रॉफिट आ गया कुल योग,
यानी कि ये किसके बराबर है, ये इसी 90 के बराबर है। समझ में आ गई बात। अब हमें टोटल चाहिए था, यानी कि ये 90 का भाग कर देते, हम 100 का गुणा कर देते, टोटल आ जाता। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 18 पंजे 90, यानी कि 9000 टोटल प्रॉफिट रहा। अगला सवाल, एक कंपनी 10,000 में कच्चा माल खरीदती है और उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और अन्य चीजों में अतिरिक्त 5,000 खर्च होते हैं। उत्पाद को 25,000 में एक वितरक को बेचा जाता है, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और इसे खुदरा विक्रेता को बेच देता है। इसके बाद खुदरा विक्रेता इसका 25% अधिक अंकित करता है और इसे अंतिम ग्राहक को बेच देता है। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ कितना है। तो सिंपल सी बात ये है, देखो कुल लाभ पूछा गया, हमें बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 10,000 खरीदता है, 5,000 अतिरिक्त खर्चे हो गए, यानी कि उसका खर्चा कितना हो गया, 15,000 हो गया, और 25,000 की चीज बेच दी, यानी कि 0 से 0 हो गया, 5 या 15 ऐसे ही रहने दो। तो ये यहाँ पर बन गया रेशियो। दूसरी कंडीशन में 20% अधिक, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। यहाँ पर 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 या 15, 5 25 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2:5 आ गया। कितना बढ़ गया, 3 किस पर, 2 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 150%। ठीक है, 150 रुपया नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्ताकार डिस्क का भार इसकी त्रिज्या के वर्ग और इसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। देखो, तो वेट की बात कर रहा था, अभी इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। इसकी त्रिज्या के वर्ग यानी कि रेडियस के स्क्वायर और इसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो दो समरूप समान डिस्कों की मोटाइयां यानी कि H1:H2 16:9 दिया है। यदि पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है, यानी कि दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है, तो पूछा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो, अभी इस टाइप का सवाल कर चुके थे, यहाँ पर क्या करते हैं, W1 R1 H1, W2 R2² H2 हो गया, इनको डिवाइड कर दो। W1/W2 4/1 दिया था, R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया, H1/H2 16:9 दिया, यानी कि इधर करेंगे तो 4 चौकू 16 हो गया, तो 9/4 बराबर में R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया, इनका रूट ले लेंगे तो 3/2 आंसर। अगला सवाल, y वेरीज डायरेक्टली एज x+3। ठीक है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अनुक्रमानुपाती है किसके, x+3 के। ठीक है, फिर कह रहा था x वेरीज इनवर्सली, यानी कि अपोजिट की बात कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती किसके है, z के, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन देखो, अगर इसको हटाना है हमें तो एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, k मान लेते हैं, x+3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हटाया तो यहाँ पर p मान लेते हैं, इनटू में 1/z हो गया। यहाँ पर अगर मान रखेंगे y बराबर में 8 k x+3 यानी कि x+1 ये हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर ये मान दिए गए थे, इनको हमने पुट कर दिया, तो 8 बराबर में यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, k बराबर में 2 आ गया। इसी तरीके से x बराबर 2, p की जगह हम क्या रखेंगे, p तो निकालना है, बटे में 6 हो गया, इनके भी मान दिए गए थे, p बराबर में 12 हो गया। अब देखो पहली कंडीशन को हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको अब दोबारा से, y बराबर में क्या, k बराबर 2 आ गया, x प्लस का 3 लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं y माइनस का 6 बराबर में 2x, यानी कि y माइनस का 6 बराबर में 2 इंटू में, यहाँ से अगर आप यहाँ से लिखना चाहें x बराबर में तो क्या लिखेंगे, 12 गुणे में 1/z, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12/z, यानी कि z इंटू में y माइनस का 6 बराबर में 24 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक आदमी 36 घंटे में नाव चलाकर 72 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वापस आता है। उसे पता चलता है कि वह नाव चलाकर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल क्या होगी। देखो पहली कंडीशन में वो 72 गया और 72 वापस आया, तो कितना समय लगा उसे, 36 घंटे लगे। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा था 12 जितने में जाती है 4 में उतनी वापस आती है, तो यहाँ से 4 तियां 12 हो गया, यानी कि a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b क्या हो गया, 3/1 हो गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a अपॉन b बराबर 3 1 4, 3 से 1 गया 2, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2/1 आ गया, यानी कि ये 2x हो गया, ये x हो गया, यानी कि 3x
इधर हो जाएगा केवल x। तो इधर काटेंगे तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर दो। 4 2 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, बटे में x हो गया, बराबर में 36 हो गया, यानी कि x बराबर लिखेंगे 96 बटे में 36 हो गया। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16, 4 नेम 36 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक 18, 2.66 आंसर। यही तो हमें निकालना था भाई, ये तो सभी को पता होगा ना, सी अपॉन में डी, ए प्लस का बी अपॉन में ए माइनस का बी, सी प्लस का डी, सी माइनस का डी, ये होता है हमारा युगंतरा अनुपात का नियम। अगला सवाल, 23 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, पहले 12 का माध्य 32 है, अंतिम 12 का माध्य 39 है, 12वां प्रेक्षण क्या होगा। यहाँ पर देखो 12 दूनी 24 हो रहा है, जबकि 23 है यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं नंबर इन्हीं में इंक्लूड हो गया वो। अब उसके पास 36 तो रहा होगा, अगर 36 नहीं होता तो एवरेज कैसे 36 आता, लेकिन ये 36 से कितना कम हो गए, 4, तो 12 प्रेक्षणों में कितना कम हो जाएगा, 12 चौक 48 कम हो गया। यहाँ पर 36 से कितना कम हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया, 3 ज्यादा हो गया, तो 12 प्रेक्षणों में कितना ज्यादा हो जाएगा, 36 ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है 36, अब जैसा आया है माइनस का आया तो माइनस इसी 36 में हम चिपका दे रहे हैं, प्लस का 36 कर दे रहे हैं, तो 36 दूनी 72 हो गया, माइनस का 48 हो गया, 12 से 8 गया 4 हो गया, 6 से 4 गया तो आंसर। अगर नंबर इंक्लूड ना होता तब अलग तरीके से करते, वैसे नंबर इंक्लूड हो तो हमेशा ध्यान रखो कि जैसा आए, माइनस का है तो माइनस इसके साथ लगा दो, प्लस का है तो प्लस का इसके साथ लगा दो। अगला सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 में 7 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 12% की कमी हुई तो वो 7 केजी, हम कह रहे हैं वो 100% जीरो में फ्री में दे दे, यानी कि जैसे मान लो 2 रुपए की 4 टॉफी मिल रही, हम कह रहे हैं फ्री में देंगे हम इतनी टॉफी, यानी कि 0% अगर छूट कर दे तब भी 4 ही मिलेंगी, तो 100% अगर छूट कर देते तो वो कितना केजी मिल पाता, 7 बटे में 12 इतना मिल पाता है, इतना केजी फ्री में हो गई, मतलब पूरी छूट पे। अब कह रहा था कि पुराना मूल्य बताना है, चीनी का वास्तविक मूल्य, तो पहले उसे कितना, अभी तो 7 ज्यादा मिल रहा, पहले 7 कम मिल रहा होगा, यानी कि 12 सत्ते 84 हो जाएगा, यानी कि 700 माइनस का 84 बटे में 12 हो गया, यानी कि इतना केजी पहले मिल रहा होगा, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 616 बटे में 12, तो पहले मूल्य और मूल्य तो अभी भी बराबर है, तो 616 और गुणे में 12 हो गया। इसको सॉल्व करना था तो किससे करेंगे, 12 पंजे 60, यहाँ पर कर लो, 12 पंजे 60 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, बचा 4, काटने से ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, 1 सेकंड रुक, कोई मतलब नहीं बनेगा, 12 बार हम 144 हो रहा है, ऑप्शन का सहारा लेके करते हैं, 144 डबल 0 616 से भाग, ऑप्शन में सबसे बड़ा 2 लिखा है तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 छक्के 12, 10 से 2 गया 8 हो गया, 0 बचा, 4 से 2 गया तो 2 हो गया, उतारा लिया 0 का। तो ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा दूसरे नंबर पे 8, 8 छंग 48 20 से बड़ा है, 6 छचरंग 36 20 से बड़ा है, 5 5 छक्का 30 20 से बड़ा है, आंसर लगा दो। गुणा भी करके देख लो, हुआ 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 3 छक 18, देखो छोटा आ गया आंसर। अगला सवाल, एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर इतना है, इन 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है, 5 का स्कोर इतना है और बाकी 5 का स्कोर इतना है, शेष 2 खिलाड़ियों का औसत क्या है। अब देखो यहाँ पर उसी जो अभी सवाल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है, कौन सा सवाल, ये वाला, इसमें वही चीज है सेम, यहाँ पर वहां पर प्लेयर आ गए, यहाँ पर प्रेक्षण थे, यहाँ पर इंक्लूड हो रहा था नंबर, वहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से अब देख लेना आप लोग। यहाँ पर 10 का कितना था, 80 था, 5 का कितना था, 75 था और बाकी 5 का 55 था, तो ये यहाँ पर टोटल 10 5 15 5 20 हो रहा है, 2 नंबर तो अलग हो गए। अब अगर थोड़ी देर के लिए जो नीचे नंबर है उनको अगर भूल जाते हैं हम, तो 2 जो बचे उनके पास इंडिविजुअल के पास 72 और 72 रहे होंगे, तभी तो एवरेज 72 हो पाएगा, नहीं तो 72 नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो इनके पास तो ज्यादा है, कितने ज्यादा है भाई, 8 ज्यादा है तो 10 में, तो 10 अट्ठे 80 ज्यादा हो गए। यहाँ पर 3 ज्यादा है तो 5 गुणे में 3 यानी कि 15 ज्यादा हो गया। यहाँ पर 12 से 5 गया तो 7 हो गया, 6 से 5 गया 1 गुणे में 5, 17 पना 85 क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस किया तो माइनस का 5, 15 और 5 का डिफरेंस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ से देखो, अच्छा 1 सेकंड, जो पिछला सवाल था ना उससे रिलेट करके दिखा दें पहले तो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, वहां पर हम क्या कर रहे थे, जैसा आ रहा था वैसा ही हम लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो,
भाई इनके पास इतना रहा, यहाँ पर ये प्लस का आ गया, लेकिन अब प्लस का हो जाएगी यानी कि चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो एवरेज मेंटेन कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो इसमें प्लस वाला क्या हो गया, ये माइनस, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। यहाँ पर ये माइनस का था, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, प्लस का 85 हो गया। ये टोटल दो खिलाड़ियों का सम निकल के आ गया, टोटल 2 का भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी कि 72 गुणे में 2, इनका डिफरेंस किया तो प्लस का 5 आ गया, इनका डिफरेंस किया प्लस का 5 और इसका किया तो माइनस का 10 बन गया, बटे में 2 कर देंगे, ये कैंसिल आउट, 2 पंजे 10 हो गया, 67 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो ये प्लस का आ रहा था, यहाँ पर माइनस किया गया, और उस सवाल में देख लो यहाँ पर जो माइनस का आ रहा था वो माइनस का ही रहा, प्लस वाला प्लस का ही रहा, और उस सवाल में अलग हो जाता है। क्यों हो गया, क्योंकि वो नंबर इंक्लूड नहीं है, उसमें नंबर एक दूसरे में इंक्लूड हो गए थे, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, एक बैंक अपनी जमा राशियों पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक 2400 की धनराशि जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो पहले 1 जनवरी लिखते हैं, फिर 1 जुलाई हुआ। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर 2400 जमा किए, यहाँ पर भी 2400 जमा किए, यहाँ पर 2400 में अगर 6 महीने का निकालते, भाई अर्धवार्षिक रेट क्या हो गई, 2.5% हो गई, तो इसका 2.5% अगर हम निकालते तो 25 चौकू 100, 25 दूनी 50, 60 आ जाता। ये 60 ब्याज मिल गया 6 महीने का। जब यहाँ पर हम पहुंचे तो हमारे पास 2400 तो जनवरी में जमा किए वो हो गए, उस पर ब्याज मिल गया वो आ गया, और 2400 ये जमा किए हमने जुलाई में, ये आ गए। अब ये फिर से 6 महीने के लिए हो गए, यहाँ पर भी 2.5% निकाल देंगे 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 60 ब्याज मिलेगा। इसका निकालेंगे अभी, इसका यहाँ पर भी 60 मिलेगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 2500, यानी कि 25 छक्का 150, 150 का मतलब हो गया 1500, 1500 और ये 0.5 था, और ये 3 के बाद पॉइंट यानी कि 1.5 आ जाता। कितना मिला हमको यहाँ पर, 60 60 120 और 120.5 मिल गया। टोटल ब्याज हमको कितना मिला, टोटल ब्याज हमको मिला है 60 और ये 120, यानी कि 180.5 मिला हमको। सॉरी यहाँ पर 1 है ना, तो 181.5 मिला ब्याज। टोटल हमने 2400 यानी कि 4800 राशि जमा की थी, 181 का ब्याज हमको मिल गया, यानी कि 4981.5 टोटल अमाउंट हो गया। अब वैसे भी अगर आप देखते तो 2400 4800 जमा किए, उससे ज्यादा आना चाहिए था, कैंसिल कर दो, आंसर था। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस सवाल को इस तरीके से करना नहीं है आपको क्या करना था, 2400 लिखा, 2400 लिखा, इस पर पूरे साल का ब्याज हमने निकाल दिया, पूरे साल का ब्याज निकालते तो 120 मिलता 5% के हिसाब से, यहाँ पर 6 महीने का निकाला तो 60 मिल गया ब्याज, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और मिल जाएगा। कौन सा ब्याज मिल जाएगा, इसका अर्धवार्षिक वाला। भाई 60 पे जो ब्याज मिल रहा था वो 6 महीने के लिए ये यहाँ पर अलग रहा होगा, ये टोटल हमने निकाल लिया, इस पर अलग ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज ना, तो 60 इंटू में इसका 2.5% हमें और निकालना था, तब ये टोटल बनता जाके। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते थे। अगला सवाल, एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर इतने का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई देखो 16 चौकू 64, एक 65 बटे में 4, नीचे कर लो 400। ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या रहा होगा, वो वाटर रहा होगा। प्रॉफिट जिस पर हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा। भाई मिल्क ही तो खरीद के लाते हैं, पानी तो फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ पर करेंगे, ये 13 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि हमसे पूछा गया था दूध का, दूध 80 हो गया, 13 ये हो गया आंसर। अगला सवाल, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो इतने की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी होगी। देखो एक वर्ष में त्रैमासिक के हिसाब से 3-3 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 4 स्लैब, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 4 वर्ष हो गया। 12 महीने की रेट 16 दी गई थी, 3 महीने की 3 चौकू 12 हो गया, 4 चौकू 16, 4% हो गई। यानी कि सवाल बन गया टी बराबर में 4 वर्ष, रेट हो गई हमारी 4%। अब इसको फिर से कर लेंगे भाई 2-2 साल करके, यानी कि यहाँ पर एक तरफ 2 साल का, एक तरफ, यानी कि 2 साल का इफेक्टिव फार्मूला A+B AB अपॉन में 100 होता है। तो 4 4 8.16 हो गया, 8.16 हो गया। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं पीछे। इन दोनों पे करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 16.32 प्लस का 0.66 समथिंग आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब हम 8.16 में गुणे में 8.16 करेंगे, यानी कि 816 में 800 प्लस का 16 का गुणा करके तब हम निकालेंगे, तब हमारा बनेगा। भाई इन दोनों में भी कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फिर से लगेगा, तब आएगा, ध्यान रखना।
ठीक है, तो यहाँ पर 6 2 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 16.98, यानी कि 75,000 का हमें क्या निकालना था, एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, अमाउंट निकालना था। यानी कि ये जो आता है वो हमारा क्या हो गया, ये ब्याज हो गया, तो 100 पर काम होता है, ये अमाउंट बन गया 116.98 अपॉन में 100 हो गया। तो ये 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो गया, और बचा 1, 4 चौकू 16, इतने में ही गुणा कर लेते, 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6 7 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 8772 कहीं लिखा है, 8772 आंसर लगा दो। ठीक है, अब इसी तरीके से करना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन की वजह से ले लिया। अगला सवाल, पानी की कुछ मात्रा में इस मात्रा से 4 गुना दूध की मात्रा मिलाई जाती है और अब मिश्रण की मात्रा 7.5 लीटर हो जाती है। मिश्रण में 90% दूध होने के लिए मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 4 गुना दूध की मात्रा मिलाई गई है, किसमें, पानी में, यानी कि ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। फिर दूसरे में 90% दूध चाहिए, 90% का मतलब 9/10, यानी कि पूरा मिश्रण अगर 10 है तो उसमें 9 मिल्क है, यानी कि मिल्क 9 हो गया, तो ये कितना होगा, वाटर 10 माइनस का 9, यानी कि 1:9 हो गया। अब मिलाया किसको जाना, दूध को, पानी को तो मिलाया नहीं गया, तो दोनों जगह सेम है। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई थी, 5, 5 का मान दिया गया था 7.5। अब पूछा गया दूध कितना मिलाया जाना है, तो ये 5 हो गया, भाई 5 ही तो मिला है, तो 5 बराबर ऑलरेडी पता था, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 7.5 आ। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इस पर, सवाल अगर मान लो बाई चांस फंस गया तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल, 12वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत भार इतना है, जब 7 विद्यार्थी जिसका औसत भार इतना केजी है कक्षा में शामिल हुए तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार इतना ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शुरुआत में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर देखो, पहले क्या था, 56 केजी था हमारे पास, ठीक है, फिर बाद में 58 केजी वाले 7 लोग आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर 200 ग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 1000 से डिवाइड अगर करते तो 0.2 की वृद्धि हुई है, यानी कि किसमें हुई, 56 में, तो 56.2 हो गया केजी। यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 से 2 गया, 8, 7 से 6 गया, 1 हो गया, इनका डिफरेंस किया तो पॉइंट का 2 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 एकम 2, दोने में 18 हो गया, यानी कि 1 बराबर में 7 है तो 9 बराबर में इसका भी 7 गुना 63 आंसर हो गया। अगला सवाल, चलिए फिर ये MTS 2023 के सभी आपके बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए गए, फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं ये सवाल और होना चाहिए था, तो आपके पास 9919293977 इस पर आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं पर्सनली। अगर आपको आईडी जैसे उस पर मांगता है तो फिर @SINGS सिंह सर इस पर आप भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पर मैं चलाता नहीं उस नंबर से, तो इस पर आप मैसेज व्हाट्सएप पे ना करें। और बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना तो कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से MTS 2023 फुली फर्निश्ड हो चुका है, बाकी आप लोग आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।